देखिए, कल की क्लास में हम बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी की जो शाखाएं थी उसके बारे में और कुछ हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। चलिए आज हम उससे आगे बढ़ लेते हैं, जिसमें कि देखिए कल हमने पढ़ लिया था कि ऑल ओवर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। मानव में आ जाओ तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ओवम यानी कि अंडाणु। और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और मानव की सबसे लंबी कोशिका हमने बताया था तंत्रिका यानी न्यूरॉन। चलिए उसी से हम अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिएगा आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। जैसे सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक। देखिए जो सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहा जाता है वो कहा जाता है ल्यूवेन हॉक को। ल्यूवेन हॉक। अब आगे देखिएगा कि जो ल्यूवेन हॉक थे ना, इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इनकी एक बुक थी, बुक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अब देखिए बात आती है आधुनिक साइटोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। हालांकि कल मैंने आपको बताया था कि साइटोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। लेकिन आधुनिक साइटोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, कार्ल पी सोरेनसन। हम लिख देते हैं आधुनिक कार्ल पी सोरेनसन। ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो देखिए जो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है वो अरुण कुमार शर्मा, यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा। अब देखिएगा अब हम पढ़ लेते हैं कोशिका के अंग। अब आगे बढ़ते हैं कोशिका के अंग। कोशिका के अंग देखिए सबसे पहला पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य। देखिए जो जीव द्रव्य की खोज की थी वो किसने की थी, डुजार्डिन ने। तो लिख देते इसकी खोज डुजार्डिन। अब देखिए ये होता क्या है, ये एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, यानी कि जो कोशिका के जो अवयव होते हैं वो इसी में होते हैं। यह तरल गाढ़ा पदार्थ होता है ना।
अब यहाँ देखिए इसमें जो जल की मात्रा होती है, इसमें लगभग 70 से 72% क्या होता है, जल होता है। तो हम लिख देते हैं इसमें जल कितना होता है, 70 से 72%, है ना। अब देखिए इसकी खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने की थी। इसमें जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 70 से 72%। अब देखिए इसमें जो प्रोटोप्लाज्म, इसका जो नाम दिया था, है ना, लिख देते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था वो दिया था पुरकिंजे ने। किसने, पुरकिंजे ने, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने की थी। इसका नाम, जो प्रोटोप्लाज्म का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, 70 से 72% होती है। और ये क्या होता है, ये एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है ना। अब देखिए ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक जो केंद्र में होता है उसे बोलते हैं केंद्र का द्रव, और जो कोशिका में होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव। चलिए हम डायग्राम से भी इसे समझेंगे। कोशिका द्रव, केंद्र का द्रव। अब यहां देखिए, देखिए यो केंद्र में होता है, न्यूक्लियस होता है ना, इसमें भरा होता है गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, और कोशिका में होता है। देखिए जो केंद्र में होता है ये आपका कौन सा हो गया, केंद्र का द्रव। और जो कोशिका में होता है उसे कहते हैं हम कोशिका द्रव, है ना। प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक कोशिका द्रव और दूसरा केंद्र का द्रव। जो केंद्र में होता है उसे हम बोलते हैं केंद्र का द्रव, और जो कोशिका में होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए अगला अवयव देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, है ना। इसे कोशिका कला भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये जंतु एवं जो पादप दोनों कोशिका में होती है। तो पहले हम लिख लेते हैं किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। लिपिड की बनी होती है। और यहाँ देखिए ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। अब ये देखिएगा, जो कोशिका के अवयव होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, तो लिख देते हैं कोशिका के अवयव इसी के अंदर होते हैं। और ये अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्ध पारगम्य। देखिए अर्ध पारगम्य का मतलब होता है ये केवल कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है, अदरवाइज अन्य चीजों को अंदर नहीं आने दी है, अर्ध पारगम्य होती है। जैसे हम यहाँ बना देते हैं। अब देखिए जो ये हो गई आपकी प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली,
अब यहाँ देखिएगा इसके जो अवयव होते हैं ना कोशिका, जैसे न्यूक्लियस हो गया, है ना, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, यानी जो कोशिका के अवयव होते हैं वो इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। और ये आपके अर्धपारगम्य होती है, कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है। यह पादप और यानी जो पेड़ पौधे और जंतु, ये दोनों कोशिकाओं में होता है। क्या? कोशिका झिल्ली। ठीक है ना, इतना आप इसमें याद रखेंगे। अब अगला देख लेते हैं हम, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब यहाँ देखिएगा कि जो कोशिका भित्ति की खोज की थी, जो कोशिका भित्ति की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने, है ना। और इनकी एक बुक पुस्तक भी है, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, है ना। अब यहाँ से हम देखिए बात कर लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादपों में। हम लिख देते हैं यहाँ पे, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। है ना। और ये किसकी बनी होती है? देखिए यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो वहीं देखिए जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? यानी कि प्रोटीन और लिपिड की, है ना। और ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। और यहाँ देखिएगा जो कवक होता है ये भी एक क्या होता है? पादप होता है ना। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कवक। और जो कवक ये क्या होता है? पादप होता है। और जो जीवाणु होता है ये भी क्या होता है? पादप होता है, जीवाणु। हालांकि कवक हो गया और जीवाणु हो गया, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे बॉटनी में, यानी पूरा का पूरा जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे वहाँ पे हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि प्रश्न ये बनता है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादपों की पूछ लेगा तो आप लगाओगे सेलुलोज की बनी होती है। कवक की पूछ लेगा तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब यहाँ देखिएगा जो कोशिका भित्ति होती है ये पादपों में पाई जाती है। इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये पादपों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम करती है, यानी कि अतिरिक्त सुरक्षा देने का काम करती है ना। तो ये देखिए ये आपकी क्या होगी? कोशिका भित्ति। यहाँ मैं लिख देता हूँ कोशिका भित्ति। अब यहाँ देखिए जो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति ये आपकी जो है जो पादप होता है इन दोनों में ही होती है। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है, यानी पादप कोशिका में तो दोनों ही होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति होगी। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना, सेल वॉल नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है,
ठीक है ना। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है पादप जंतु दोनों में होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, पादपों में होती है, ठीक है ना। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, समझ है ना। अब देखिए आगे बढ़ लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा, अब हम देखिए शुरू करते हैं कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए प्रश्न बनता है कि पावर हाउस ऑफ कोशिका, यानी कि कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, है ना। अब इसकी देखिए जो खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1800, जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो कब की थी, 1857 में वान कोलिकर ने की थी। किसने की थी, वान कोलिकर, है ना। अब जो देखिए इसका जो नामकरण किया था, है ना, वायोब्लास्टस नाम दिया था इसका, जो वायोब्लास्टस जो नाम दिया था, वायोब्लास्टस, वायोब्लास्टस जो नाम दिया था वो दिया था अल्टमैन ने। किसने दिया था, अल्टमैन ने। अल्टमैन ने दिया। अब प्रश्न बनता है इसकी खोज किसने की थी, वान कोलिकर ने की थी। कब की थी, 1857 में की थी। लेकिन इसे वायोब्लास्टस जो नाम दिया था वो किसने दिया था, अल्टमैन ने दिया था। कब दिया था, 1886 में। कब दिया, 1886 में, है ना। अब देखिए आगे देख लेते हैं, इसमें देखिए ऑक्सीश्वसन होता है। क्या होता है, इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। अब इसमें ऑक्सीश्वसन होता है जिसमें क्या होता है, देखिए क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसमें होता क्या है कि इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो हम लिख देते हैं इसमें क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। अब देखिए जो क्रेब्स चक्र चलता है इसके दरमियान होता क्या है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 एटीपी मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज, ग्लूकोज, समझ में आया। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह। तो लिख देते हैं इसे क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह। क्योंकि इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलने के दरमियान क्या होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है ना। अब जिसमें होता क्या है कि 38 एटीपी बराबर क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह हम कह देते हैं, है ना। अब देखिए इसका जो नामकरण किया था, नामकरण, है ना, कार्ल बेंडा ने किया था। किसने किया था, कार्ल बेंडा। जो माइटोकॉन्ड्रिया थी ना, इसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था, कार्ल बेंडा ने किया था 1898 में, 1898 में, है ना। अब देखिएगा, और ये प्रथम उद्भिद कोशिकांग भी है,
यानी जो कोशिका का जो अंग है, कोशिका में जो सबसे पहला जो प्रथम उद्भिद अंग है, यानी सबसे पहला जो अंग था वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिख देते हैं कोशिका का प्रथम उद्भिद अंग, यानी सबसे पहले जो उद्भिद हुआ था वो कौन सा हुआ था आपका? यही हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अब ये देखिए, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। किसमें होता है? लिख देती हो, ये केवल यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित। अब देखिए, जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका कहते किसे? ठीक, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हालांकि मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि यहाँ आ गया है ना यूकैरियोटिक में, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, पादप कोशिका हो गई, है ना, और जंतु कोशिका हो गई। यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये पूर्णतः विकसित कोशिका होती है, और जो अर्ध विकसित कोशिका होती है वो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, और पूर्णतः विकसित कोशिका होती है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें हम सभी लोग आ जाएंगे, यानी कि जंतु हो गए और पादप हो गए। उनमें कौन सी कोशिका होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, विकसित कोशिका होती है। तो और एक और पॉइंट यहाँ हम लिख लेंगे, यह आरबीसी में नहीं होती है। तो यह आरबीसी, रॉड रेड ब्लड कॉर्पस्कल में नहीं होती है, नहीं होती है। अब देखिए, ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। पहले प्रश्न बनता है, इसकी खोज कब की थी? 1857 में वान पॉलीकॉन ने की थी। अब इसे जो बायोब्लास्टस जो नाम दिया था वो किसने दिया था? अल्टमैन ने। बहुत से लोग लगा देते हैं इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, जबकि अल्टमैन ने क्या दिया था? इसे बायोब्लास्टस नाम दिया था। कब दिया था? 1886 में। अब देखिए, इसमें जो ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन के दौरान क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है, और क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी यानी कि 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जैसे प्रोटीन होता है 10 एमिनो एसिड प्लस 10 एमिनो एसिड, यानी कि 20 एमिनो एसिड मिलकर के क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है। इसी प्रकार से 38 एटीपी मिलके क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसी वजह से, क्योंकि इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है, ऑक्सीश्वसन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह, यानी कि कोशिका का शक्ति ग्रह कह दो, पावर हाउस ऑफ कोशिका कह दो, है ना, या कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोल दो, है ना। तो शक्ति ग्रह बोल दो या फिर ऊर्जा ग्रह लिख दो, तो या ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ कोशिका, इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखिए, जो इसका जो नामकरण किया था, नामकरण किसने किया था? कार्ल बेंडा ने किया था 1898 में। अब ये क्या है? कोशिका का प्रथम उद्भिद अंग, यानी जो सबसे पहले जो कोशिका का जो अंग में जो सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ, है ना, उद्भिद का मतलब होता है सबसे पहले अग्रणीय जो उत्पन्न हुआ सबसे पहली बार, वो कौन हुआ था? यही थी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और देखिए यह आरबीसी में नहीं होती है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रतव्य जालिका, हिंदी में लिख देता हूँ, अंतः प्रतव्य जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, यह कोशिका का
कंकाल तंत्र होता है। हम कह सकते हैं यह कोशिका का कंकाल। इसी कोशिका का कंकाल कहते हैं। यह कोशिका की आंतरिक सहायता करता है। तो यानी कि लिख देते हैं यह आंतरिक सहायता करता है। यह आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है ना। एक तो स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, ER बना दूंगा, है ना, तो आप समझ जाएंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यह देखिए जो स्मूथ होता है, स्मूथ से आपको समझ में आ रहा है, स्मूथ यानी कि चिकना होता है ना। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं यह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करता है। वहीं यहाँ देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यह खुरदरा होता है। ये स्मूथ होता है यानी कि हम लिख सकते हैं ये कैसा होता है, चिकना होता है ना, चिकना होता है, एकदम स्मूथ होता है। ये कैसा होता है, खुरदरा होता है। तो लिख सकते हैं यह कैसा होता है, खुरदरा होता है। अब यहाँ देखिएगा जो ये किसका निर्माण करता है, तो हम लिख देंगे यह प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और देखिए जो रफ होता है ना, इस पर राइबोज पाए जाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इस पर राइबोज पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। यानी ये दो प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो यहाँ देखिए ये खुरदुरा होता है, तो इस पर ये क्या पाए जाते हैं, राइबोज, यानी कि हम लिख देते हैं रफ। और ये स्मूथ होता है तो स्मूथ, है ना, इस पर ये क्या पाए जाते हैं, राइबोज पाए जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की इसकी क्या होती है, आकृति होती है। अब देखिए हम आगे बढ़ लेते हैं, राइबोसोम। आगे हम पढ़ लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम देखिए इसे, यह क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें झिल्ली का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, झिल्ली का अभाव होता है। यानी कि इसमें झिल्ली नहीं होती है ना। और ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो यहाँ इसे भी हम लिख देते हैं। अब प्रश्न आता है कि कोशिका में सबसे छोटा अंग कौन सा होता है,
तो कौन सा होता है, राइबोसोम। यह है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इसमें झिल्ली नहीं होती। अब प्रश्न आता है कि झिल्ली युक्त कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होगा। अब प्रश्न आता है अगर झिल्ली युक्त आ जाए तो झिल्ली युक्त आप लगाओगे लाइसोसोम, है ना। आगे मैं आपको लाइसोसोम पढ़ाऊंगा तब वहां बता दूंगा। चाहो तो इसमें भी आप लिख सकते हो नोट करके। झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग, यानी कि जिसमें झिल्ली भी होती है, झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग। वो कौन सा था, लाइसोसोम। लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम को ही हम कहते हैं एटम बम, आत्महत्या की थैली। इसे भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब प्रश्न आता है कि झिल्ली युक्त कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग, समझ में आया तो कौन सा लगाओगे आप, लाइसोसोम को लगाओगे, है ना। अब वैसे आ जाएगी सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होगा तो आप कौन सा लगाओगे, राइबोसोम लगाओगे। समझ में आया। अब प्रश्न आ जाएगा कि बिना झिल्ली के, तो तब भी आप कौन सा लगाओगे, राइबोसोम लगाओगे। समझ में आया। चलिए अब हम देखिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, और ये सर्वव्यापी होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इसे मैं अरेंज कर देता हूँ। अब यह देखिएगा, पहला तो पॉइंट यही है, सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी होता है। देखिए, सर्वव्यापी का मतलब होता है चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, ये हर प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसीलिए इसे लिख दिया क्या, सर्वव्यापी होता है। जबकि हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में होता है ना। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। लेकिन जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में भी होगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होगा, यानी कि विकसित कोशिका में भी होगा और अर्ध विकसित कोशिका में भी होगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा, अब ये देखिए प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण कितना होता है, 10 अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल हिंदी में बोलते हैं, अमीनो अम्ल प्लस 10 अमीनो अम्ल, 10 अमीनो अम्ल, है ना। कितने हो गए, 20। तो 20 अमीनो अम्ल मिलके क्या बनता है आपका, एक प्रोटीन बनता है। तो हम लिख सकते हैं एक प्रोटीन। प्रश्न आएगा 20 अमीनो अम्ल को मिलके क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। अब यहाँ देखिए, जिसमें जो 10 अमीनो अम्ल हैं इन्हें हमारा शरीर स्वयं बना लेता है, और जो बाकी के 10 अमीनो अम्ल हैं ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, है ना। भोजन में हमें लेने पड़ते हैं, बाकी के 10 तो हमारा शरीर बना ही लेता है। इस प्रकार से टोटल कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, और 20 अमीनो अम्ल मिलके क्या बन जाता है, एक प्रोटीन बन जाता है। समझ में आया। तो आप यहाँ भी लिख लेना कि 20 अमीनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम आगे देख लेते हैं। ये दो प्रकार का होता है, 70S और लिख देते हैं राइबोसोम, राइबोसोम 70S और 80S, दो प्रकार का हो गया एस, है ना। एस होता है सेडिमेंटेरियन कोफिशिएंट, हालांकि फुल फॉर्म आती नहीं है कि एस का मतलब क्या होता है ना। अब यहाँ देखिएगा, जो ये 70S होता है ना, ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। हम लिख देते हैं ये किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक कोशिका में। अब यहाँ देखिए, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में।
हाँ, हालांकि यहाँ देखिए जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, इसमें आपकी जंतु कोशिका भी आ जाएगी और पादप भी कोशिका आ जाएगी, पादप, है ना। और ये आपकी अर्ध विकसित होती है, समझ में आया। तो यानी कि राइबोसोम भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है ना। अब देखिए, अब हम अगला पढ़ लेते हैं गोल्जी बॉडी, है ना। चलिए अब हम आगे कल पढ़ेंगे, लेकिन आज देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। सबसे पहले तो देखिए हमने पढ़ा था प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा था, यानी जो कोशिका के सारे जो अवयव होते हैं प्लाज्मा झिल्ली में होते हैं, है ना। ये अर्धपारगम्य होती है। इससे पहले भी हमने आपको प्रोटोप्लाज्म पढ़ लिया था। प्रोटोप्लाज्म 2 प्रकार का होता है, एक केंद्र का द्रव होता है, एक कोशिका द्रव होता है। उसके बाद हमने प्लाज्मा झिल्ली को पढ़ा, क्योंकि कोशिका के सारे अवयव प्लाज्मा झिल्ली में होते हैं। उसके बाद में हमने कोशिका भित्ति को पढ़ा। कोशिका भित्ति पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को एक्सटर्नल अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, है ना, और राइबोसोम पढ़ लिया। अब देखिए बाकी की जो अवयव हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।